हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ऑसिलेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग रेजोनेंस की बात करेंगे, है ना। रेजोनेंस कब आएगा उसकी बात भी हम लोग करेंगे। अभी इसके बारे में अगर हम बताएं तो आप लोग को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो इसका एग्जांपल दे सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्स्ड ऑसिलेशन, है ना, इसको भी हम लोग समझेंगे, जो डेली लाइफ में हमारे होता है ना। सारा टॉपिक हम क्या करेंगे, डेली लाइफ में जो हमारी घटता है ना, हम सब उसी से रिलेट करेंगे, उसी से रिलेट करेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ऑसिलेशन है क्या, फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है, या फिर ऑसिलेशन क्या है। ठीक ना। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। रेजोनेंस की बात अगर हम करें तो रेजोनेंस होता क्या है कि जैसे आप सुबह मॉर्निंग के टाइम में क्या करते हैं, किसी को आप जोर से आवाज़ लगाए, या फिर किसी भी टाइम आप किसी को जोर से आवाज़ लगाएं उसका नाम लेकर के, और उसी टाइम कोई और उसी का नाम लेकर के क्या कर रहा है, आवाज़ निकाल रहा है ना, उसको वो भी बुला रहा है। तो अगर आप जो बोल रहे हैं, है ना, तो साउंड वेव जनरेट होगा। आपने जो वर्ड बोला, जो भी नाम लिया, है ना, सपोज दैट आपने कहा अमन, तो आपने अमन बोला, आपके फ्रेंड ने भी उसी टाइम क्या बोला, अमन। तो जब दोनों लोग बोल रहे हैं तो साउंड वेव क्या होगा, ट्रेवल होगा, है ना। लेकिन एक का अगर वेव ये है तो दूसरे का कोई जरूरी नहीं कि वही वेव बने, है ना। तो एक की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, हो सकता है कि एक की फ्रीक्वेंसी क्या हो, ये ज़्यादा हो और ये क्या हो, फ्रीक्वेंसी कम हो। तो जब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जब दोनों की क्या हो जाए, फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए, कैसे बराबर होगी, हर एक साइकिल को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, मैच कराएंगे, है ना, तब जाकर के पता चलेगा हाँ फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है कि नहीं। तो इसके फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर फ्रीक्वेंसी हमने प्रोड्यूस करा दी तो क्या कहेंगे कि रेजोनेंस है ना। यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर आया, फिर, ठीक ना। तो ऐसे करना है, जब फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाए, मैच हो जाए, इक्वल हो जाए, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से मिलकर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना, या दो सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी जब इक्वल हो जाए तो कहते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन आ गई। तब हमें एक ही आवाज़ सुनाई देगा। अगर जब तक रेजोनेंस प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक दोनों की आवाज़ें क्या होगी, अलग अलग सुनाई देंगी। आपने जब बोला और आपके फ्रेंड ने जब बोला तो दोनों की आवाज़ क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों का अलग अलग है। ये है कि एक सेकेंड में क्या होगा, नंबर ऑफ साइकिल से ज़्यादा पूरा करेगा, क्योंकि इसका एक साइकिल यहाँ पे पूरा हो गया, लेकिन इसका अभी पूरा नहीं हुआ है। आपका एक साइकिल यहाँ तक पूरा हो चुका है ना, इतने टाइम में इसका क्या हुआ, अभी एक चक्कर पूरा नहीं हुआ है। इट मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी जल्दी मूव कर रही है। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है इसके फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो दोनों की आवाज़ें अलग अलग होंगी। हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि दो लोग बोल रहे हैं, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी, अगर उसी टाइम कोई थर्ड पर्सन या फिर हम भी बुलाए, है ना, हमने भी बोला अमन, तो आपने भी बोला, हमने भी बोला, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, समान टाइम पे क्या हो, इक्वल टाइम पे इक्वल साइकिल कंप्लीट हो रहे हो, तो क्या बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है। तो जब दो अलग अलग सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस। आई बात समझ में? यही हम आगे चल करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, है ना, कि फोर्स ऑसिलेशन होता क्या है ना। तो सपोज दैट कि हम एक एग्जांपल के लिए क्या कर लें, एक स्विंग ले लें, और स्विंग पे क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट बैठ करके उस पर झूल सकता है। उस टाइम पे जब वो झूलना स्टार्ट करता है तो बिना वो एक्सटर्नल फोर्स के वो झूल नहीं सकता। लेकिन जैसे एक बार अगर हमने उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको झुलाया, है ना, स्विंग पे, तो क्या होगा कि एक्सटर्नल फोर्स तो हमने एक बार दे दिया, अब वो क्या कर रहा है, ऑसिलेशन करने लगा अपने मेन पोजीशन के दोनों तरफ।
अपने मेन पोजीशन के क्या किया, दोनों तरफ, अब वो यहाँ पे जो उसका स्विंग था, अब वो क्या हुआ कि अब मेन पोजीशन इसका यही होगा। अब उसको हम लोग यहाँ तक खींच करके इसको हमने क्या कर लिया, अब छोड़ा, तो यहाँ से खींच करके छोड़ा, या फिर क्या कर लिया, इसके ऊपर हमने यहीं पर फोर्स लगा दिया। दो कंडीशन हो सकती है, या फिर इसको हम खींच करके यहाँ तक ले जाएं तो देखें कितना फोर्स लगा रहा है, या फिर हमारी दूसरी जो कंडीशन है कि हम इसके ऊपर क्या कर लें, फोर्स लगाएं। तो जैसे हमने इसको फोर्स लगाया इनिशियल एट टाइम 0, है ना, तो फोर्स जब मैंने लगाया इसको झुलाने के लिए, झूला झुलाने के लिए जैसे इसको हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, मूव करते हुए आगे तक जाएगा। अब ये बताओ, मैंने फोर्स लगा के छोड़ दिया, यही ना करते हम लोग, फोर्स लगा करके छोड़ दिया। अब क्या होगा, जितना फोर्स हमने लगाया था क्या उतना फोर्स इसके पास हमेशा लग रहा होगा, हाँ या ना, नहीं ना। अब जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, कम मैग्नीट्यूड का लगेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, अब कम हो गया। अब यहां तक आते आते इसके ऊपर क्या लगेगा, कम फोर्स लगेगा, है ना। अब इस फ्रीक्वेंसी, स्टार्टिंग में जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी, इस फोर्स के कारण जितना दूर तक गया था, अब उतना ही दूर क्या होना चाहिए, लौट कर आना चाहिए और इधर जाना चाहिए, है ना। फिर से इधर से लौट के जाए, वहां तक जाए, फिर से वापस लौट कर आए, यहां तक जाए, ऐसा होता रहे, वो झूलता रहे दिन भर। लेकिन क्या दिन भर वो झूल पाएगा, नहीं। एक बार फोर्स लगाने से क्या वो दिन भर झूलता रहेगा, नहीं। दिन भर वो ऑसिलेट करता रहेगा, नहीं ऑसिलेट करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं। बिना एक्सटर्नल फोर्स के ये तो पहले ऑसिलेट नहीं करेगा। तो हमने जो फोर्स लगाया, उस फोर्स के कारण जो इसका ऑसिलेशन होना चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए, वो मान लेते हैं क्या होना चाहिए, ओमेगा, या फिर ओमेगा नॉट भी मान सकते हैं, ओमेगा नॉट या फिर ओमेगा मान सकते हैं। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ये दिमाग में बैठा लो बात कि इसको क्या कहेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ये होगी आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है कि अगर जो हमने फोर्स लगाया उस फोर्स से ऑसिलेट करने लगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन क्या नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ये सुबह से शाम तक ऑसिलेट करता रहेगा, नहीं। थोड़ी देर बाद क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। रेस्ट में आया, क्यों आया, क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, उन्हीं फोर्सेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उनके नाम लिख लेते हैं। उनके नाम कौन कौन से होंगे। पहला तो जो है, जो हमने फोर्स लगाया उसके कारण क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। मास होगा इसका, मास और एक्सेलरेशन होगा, एक्सटर्नल फोर्स है। क्या ये एक्सटर्नल फोर्स है। दूसरा जो फोर्स होगा, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। इसके अंदर आया कहाँ से, जैसे ये यहाँ से मूव करके यहाँ तक गया, अब ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। जैसे स्प्रिंग अगर वॉल से अटैच है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद जैसे इसको हम छोड़ते हैं, ये वापस अपनी मेन पोजीशन के दोनों तरफ वाइब्रेट करके रुक जाता है। तो जब हम स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग को कितना फोर्स लगता है, हम जो फोर्स लगाते हैं स्प्रिंग के ऊपर वो कितना लगाते हैं, F न्यूटन का लगाते हैं। F की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, कुछ भी हो सकता है। F न्यूटन का हमने स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाया इधर की तरफ, लेकिन स्प्रिंग को जैसे हमने स्प्रिंग के ऊपर से जैसे ही फोर्स हटाया, स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आएगा और उसके दोनों तरफ वाइब्रेट करके रुक जाएगा। लेकिन हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है तो F लगाना पड़ा, लेकिन स्प्रिंग को ये फोर्स कितना महसूस हो रहा होगा, कितना फील कर रहा होगा, वो हमारे ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, हमने जो फोर्स लगाया F, एक्सपीरियंस हमारे ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, -kx लगाएगा। -kx का मतलब ये हो गया कि स्प्रिंग की क्या हो गई, ये स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग सॉफ्ट है तो क्या होगा, k की वैल्यू कम होगी, यानी कि कम फोर्स लगाएगा हमारे ऊपर, है ना। जितना ज़्यादा हार्ड होगा उतना ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, k की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है इनटू डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से हमने इसके मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस किया, वो इसका डिस्प्लेसमेंट है।
है ना। तो यानी कि जैसे हम किसी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, उसका शेप एंड साइज चेंज करेंगे, तो स्प्रिंग क्या करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा खुद के ऊपर, ताकि हम अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लें, है ना। तो ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन करने के लिए जो फोर्स लगाएगा उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। तो हमारा फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, स्प्रिंग के रीस्टोरिंग फोर्स यानी कि माइनस kx के। और वही क्या हो जाएगा, ये जो स्विंग है या फिर जो ऑसिलेटर है, ऑसिलेशन करते वक्त क्या करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, वो कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस kx। कौन सा है, रीस्टोरिंग फोर्स, याद रखना। फिर एक और फोर्स आएगा यहाँ पे जो आपने शायद सुना हो, जिसको कहते हैं डैम्पिंग फोर्स या फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं, डैम्पिंग फोर्स भी कहते हैं, डैम्पिंग। डैम्पिंग आपने देखा है, लेकिन जब मैं बोलूँगा तब आपको याद आएगा। डैम्पिंग कहाँ पर देखा है कि जब आप मार्केट में जाओ, तो अब जब मार्केट से आप वेजिटेबल्स खरीदते हो, तो वहाँ पे क्या करता है, जो वेट बैलेंस होता है उसके एक साइड क्या करता है, 1 kg या 2 kg का वेट रखता है, इधर आपके वेजिटेबल्स रखता है। जैसे रखेगा उसके बाद क्या होगा, ये दोनों साइड क्या होता है, मूव करता है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको रुकने में, है ना। तो उसको जा करके लास्ट में रुकना है ना, लेकिन रुकने से पहले क्या करता है, वो ऑसिलेट करता है थोड़ा देर तक, तो इसी को डैम्पिंग बोलते हैं, है ना। जब इसको मेन पोजीशन पे जाके रुकना है, रुकने में क्या करता है, रुकता नहीं है ना। एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या होता है, वो ऑसिलेट करता रहता है। किस कारण से करता है, डैम्पिंग के कारण करता है। इस डैम्पिंग को कंट्रोल करने के लिए, जिससे क्या हो, जल्दी से जल्दी वो क्या हो जाए, अपनी मेन पोजीशन तक आ जाए, है ना, तो उसको डैम्पिंग कंट्रोल कहते हैं, है ना। एक्सटर्नल दोनों साइड क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है ना, जो वेट बैलेंस होता है। तो इसको हम लोग रोकेंगे, तो जिस फोर्स से रोकेंगे उसको क्या कहेंगे, डैम्पिंग कंट्रोल फोर्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, डैम्पिंग कंट्रोल फोर्स कहेंगे। तो किसी इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है डैम्पिंग, किसी में बहुत कम होता है। जैसे आपके बाइक या स्कूटर में आप पेट्रोल भराओ या फिर स्पीड बढ़ाओ, तो जो उसका मीटर होता है ना, जो बता रहा होता है आपकी स्पीड या फिर फ्यूल का मीटर, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, थोड़ा टाइम लेता है, ये नहीं कि तुरंत वहाँ पे पहुँच गया किसी में। तो आपने पेट्रोल फुल करा लिया ना, उसके बाद जब जैसे की ऑन करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा ना, 3 से 4 सेकंड लेगा, फिर वहाँ तक पहुँचेगा। अब देखो एक और बात, जब वेज बैलेंस हम लोग करते हैं ना, तो उसके दोनों तरफ मूव करता रहता है, लेकिन फाइनल पोजीशन तक अभी नहीं पहुंचा। हो सकता है थोड़ा पहले ही रहे, हो सकता है थोड़ा बाद में भी हो सकता है, या बीच में भी हो सकता है। 3 कंडीशंस हैं। जब वेट बैलेंस हम लोग करेंगे तो क्या होगा, या तो हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि इसका ऑसिलेशन रुक न जाए, तो जब रुकेगा तब हमें पता चलेगा ये तो इधर ज़्यादा है या फिर इधर ज़्यादा है या फिर बिल्कुल एग्जैक्ट है। लेकिन सब्जी वाला क्या करता है, रुकने नहीं देता है, तुरंत क्या करेगा, जिधर ज़्यादा लटका हुआ ज़्यादा देर तक, उधर ही क्या करता है, बढ़ा करके दे देता है ना। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल इक्वल तक आने देना है। जब इक्वल आएगा यानी कि अब डैम्पिंग क्या है, 0 है ना। तो जो एक्सटर्नल फोर्स जो इसको ऑसिलेट करने से रोकेगा वो क्या कहलाएगा, डैम्पिंग कंट्रोल या फिर डैम्पिंग फोर्स कहलाएगा। तो वो जो फोर्स होगा, है ना, वो थर्ड वाला जो फोर्स होगा उसको क्या कहेंगे, डैम्पिंग फोर्स कहेंगे। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू डैम्पिंग कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी है ना, किस वेलोसिटी जा रहा है, और ये क्या हो जाएगा, डैम्पिंग कांस्टेंट हो जाएगा। इसको डैम्पिंग कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है। तो एक बार जब हमने फोर्स लगाया, उस फोर्स के कारण क्या होना चाहिए, ऑसिलेटर को, झूले को, है ना, अब झूला नहीं बोलेंगे, अब हमारी बात हो गई, है ना। तो अब जब हम क्या करेंगे, किसी ऑसिलेटर पे जब हम एक बार एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए, तो वो फोर्स जो होगा किसके इक्वल होगा, ऑसिलेटर पे लगने वाला फोर्स M/A होगा। फिर क्या होगा, ये क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स होगा -kx होगा। और ये भी क्या है, डैम्पिंग कंट्रोल फोर्स होगा, ये भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। ये भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। डैम्पिंग कंट्रोल करने के लिए मेन पोजीशन पे आके रुकना चाहेगा, है ना। तो ये जो है फोर्सेस, इस फोर्सेस के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो हम देख लेते हैं कि इस पे जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके इक्वल है।
फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग, और जितनी बातें मैंने बोली वो सब नोट करना है आपको। तो यहाँ पर जो फोर्स हमने अप्लाई किया है ना, वो क्या हो जाएगा, एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी क्यों हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि जो फोर्स स्टार्टिंग में लगेगा एट टाइम टी कोस टू 0, तो अगर हम एक कोई वेव फॉर्म बना लें, एक वेव ये है, दूसरा वेव यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, तो ये बताओ ये क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, फोर्स का, इधर क्या होगा, टाइम होगा, इधर फोर्स होगा, इधर टाइम होगा। इन दोनों फोर्सेस में बताओ जरा टाइम टी कोस टू 0, टाइम टी कोस टू 0 पे कौन मैक्सिमम है, पहला वाला या दूसरा वाला, कौन सा वाला मैक्सिमम है, पहला वाला या दूसरा वाला, तो दूसरा वाला मैक्सिमम है ना, सेकेंड वाला क्या है, मैक्सिमम है। यानी कि टाइम टी कोस टू 0 पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम से, यानी कि 0 डिग्री पर कितना है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम किसकी वैल्यू होती है, 0 पर कॉस की, कॉस थीटा की वैल्यू होती है, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 पर 0 होती है, यानी कि ये साइन 0 का होगा और ये कॉस 0 का होगा, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड जो है टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है ना, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मैक्सिमम से, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी का मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा टी क्या है, टाइम है, ठीक है। ये बहुत समझना जरूरी है ना, कि क्यों cos थीटा का मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि टाइम t इक्वल्स टू 0 पे हमने देखा मैक्सिमम जो फोर्स है वो क्या है, किस में आएगा, इस वाले ग्राफ में आएगा। अगर इस वाले ग्राफ की बात करें तो ये साइन थीटा का ग्राफ है, साइन 0 पर क्या होगा, किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 0 होगा। जैसे जैसे टाइम और बढ़ेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, कहाँ पर, π/2 पर, 90 डिग्री पर मैक्सिमम होगा, जबकि 90 डिग्री पर ये क्या हो जा रहा है, 0 हो जाएगा। यहाँ तक मैक्सिमम पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना, तो वहाँ पे फोर्स 0 लगेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम t इक्वल्स टू 0 पे क्या है, फोर्स क्या है हमारा, यहाँ पर मैक्सिमम है, यही फोर्स क्या है हमारा, मैक्सिमम है, यही फोर्स मैक्सिमम है किसी टाइम 0 पर, या फिर किसी भी टाइम पर हम मेजर कर सकते हैं। चलो, तो ये जो हमारा फोर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो जो हमने फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स वो क्या होगा, जो ऑसिलेटर का मास होगा इनटू क्या होगा, एक्सेलरेटर, है ना, या फिर एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमने टाइम पे डिपेंड कराया फंक्शन को तो वो क्या हो जाएगा, उसमें कॉस और साइन का फंक्शन आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ नॉट जो मैग्नीट्यूड फोर्स का है हमने जो उसको दिया उतना फोर्स कितना हो जाएगा, इनटू कॉस ओमेगा टी, है ना, कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कॉस इनिशियल टाइम पे क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा, उसके बाद फोर्स हमने लगा करके हटा लिया, तो अब फोर्स क्या होगा, वही मैक्सिमम जो था अब टाइम के साथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। तो किसी टाइम स्टार्टिंग टाइम पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा एट टाइम 0 सेकेंड, तो इसलिए कॉस 0 पर क्या होता है, मैक्सिमम होती है वैल्यू, और साइन 0 पर क्या होता है, मिनिमम, यानी कि 0 होता है, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस b इंटू वी वेलोसिटी इंटू डैम्पिंग कांस्टेंट, माइनस क्या हो जाएगा, kx। ये दोनों ही क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, ये डैम्पिंग कंट्रोल फोर्स है और ये रिस्टोरिंग फोर्स है, और ये जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और इसके कारण क्या होगा, वो ऑसिलेट करेगा उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वजह से। लेकिन नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो है कि जब हमने फोर्स लगा के ऑसिलेटर को छोड़ दिया, तो ऑसिलेटर क्या कर रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी से उससे हमने क्या किया, फोर्स लगाया, या फिर जो फोर्स हमने उसको दिया उसी फोर्स के कारण उसको ऑसिलेट करना चाहिए था ऑसिलेटर को, बट होगा क्या कि वो कंटिन्यूस तो उतने वेलोसिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा, फ्रीक्वेंसी को मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो बाद में जो फ्रीक्वेंसी से मोशन कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्राइव इन फ्रीक्वेंसी कहेंगे, या फिर फोर्स्ड ऑसिलेशन भी उसी को कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं, या फिर इसको ड्राइव इन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ड्राइव इन फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा डी से डिनोट करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एम ए इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ माइनस बी वी माइनस के एक्स। तो इसके इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, नेगेटिव टर्म्स इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम इंटू ए प्लस क्या हो जाएगा, बी इंटू वी प्लस क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नॉट के ओमेगा टी, ठीक है।
अब यहाँ पर देखें तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, x इक्वल्स टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, किसी वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, किसी वेव का एम्पलीट्यूड, ऐसे यही इसका एम्पलीट्यूड होता है, तो टाइम के साथ साथ ना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो यानी कि किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन ओमेगा टी पर, किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन ओमेगा टी पर। तो ये डिस्टेंस हो गया। अगर हम बात करें है ना कि अगर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, x, ये क्या है, x है ना, तो x कितना है, मैक्सिमम a है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि xt की टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, तो जब टाइम पे हम डिपेंड करने की बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, तो हम क्या लिखेंगे, xt इक्वल टू क्या लिखेंगे, a, और a टाइम के साथ क्या होगा, बदलेगा, a जो है टाइम के साथ क्या होगा, कम होगा बढ़ेगा, कम होगा बढ़ेगा, कम होगा बढ़ेगा। तो टाइम के साथ किस तरह से बढ़ेगा, साइन ओमेगा टी का बस मल्टीप्लाई कर दें, हमारा काम खत्म हो जाएगा। ये अपना समझता रहे किस तरह से बढ़ना है घटना है। क्यों, क्योंकि अगर ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर के क्या हो गया, अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा टी। तो ओमेगा टी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो टाइम के साथ ये डिपेंड कर रहा है, टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, ये वैल्यू भी बढ़ेगी, टाइम घटेगा तो ये भी वैल्यू क्या होगी, घटेगी, है ना, डिक्रीज होगी। तो x t इक्वल्स टू क्या हो गया, a साइन ओमेगा टी। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, dx बाई dt। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, टाइम का अगर फंक्शन में लिखना चाहें तो लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d बाई dt लिखा है ना, dx बाई dt, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d अपॉन dt इंटू क्या लिख सकते हैं, x, यानी कि x को डिफरेंशिएट कर लें तो a का तो होगा नहीं, साइन का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, cos, और ओमेगा t वैसे ही रह जाएगा, और ओमेगा टी में किसका होगा, t का नहीं होगा, इस ओमेगा का होगा तो क्या हो जाएगा, इनटू ओमेगा। तो हमारा वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू ए कॉस ओमेगा टी। ये क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। और जब वेलोसिटी के बाद हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, dv बाई dt, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो d बाई dt इंटू v। तो अब v का क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा a तो है, साथ में cos ओमेगा t का जब करेंगे तो cos का क्या हो जाता है, माइनस साइन हो जाता है, साइन ओमेगा t इंटू इन दोनों में से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो हो जाएगा माइनस साइन बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ओमेगा 2 बार आ गया तो ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। ये क्या आ गया, हमारा एक्सेलरेशन आ गया टाइम के फंक्शन पर, है ना। इसको लिख लें इक्वेशन 3, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है ना। वापस आ जाते हैं यहाँ पर, एम ए इंटू टी, एम के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम की जगह पे एम रहने दें, और ए टी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन के जगह पे लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं b, और v के जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं, k इंटू एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो गया, एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना। इसमें जरा देखिए कहीं किसी स्टेप में दिक्कत आ रही है क्या, नहीं, है ना। तब आगे बढ़े, वेलोसिटी को क्या है, dx अपॉन dt है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, v की जगह पे dx अपॉन dt लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार x आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, और वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट का केवल x ही रहेगा। अब यहाँ पर एक बात और, ये हम जानते हैं कि xt को क्या हो गया, a cos
इसके टर्म में क्या होगा, अब साइन की जगह पे क्या आ गया, कॉस आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी, है ना। ग्राफ क्यों हमारा बदलता रहा है, क्यों बार बार साइन या कॉस के टर्म में आ रहा है, ये एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। किसी टाइम पर इस तरह का ग्राफ बन सकता है और किसी टाइम पर यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब ऐसे करना पड़ेगा, है ना। तो जहाँ पर 0 है ये, वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जहाँ पे ये मैक्सिमम है वहाँ पे 0 होगा, और जहाँ पे ये 0 है वहाँ पे फिर से क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और फिर जहाँ पे ये मैक्सिमम वहाँ पे 0। तो यानी कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा। हाँ, फिर यहाँ पे जहाँ पे 0 है ये क्या होगा, मैक्सिमम, और फिर ये जहाँ पे मैक्सिमम वहाँ पे ये 0, है ना। ये ग्राफ देखो जरा, ये ग्राफ ऐसा बन सकता है क्या, दो ग्राफ के चांसेस हैं, एक तो ऐसा ग्राफ बन जाए और एक ऐसा बन जाए, है ना। तो जब ऐसी बात आएगी कि स्टार्टिंग में ही एट टाइम t इक्वल्स टू 0, एट टाइम t इक्वल्स टू 0, तो जब क्या हो, स्टार्टिंग यहाँ से हो, जब स्टार्टिंग 0 से हो तो वो किसके लिए होता है, साइन ओमेगा t के लिए होता है। और जब स्टार्टिंग कहाँ से हो, मैक्सिमम से हो, यहाँ से नहीं, यहाँ से मैक्सिमम से हो, तो वो किसके लिए होता है, कॉस ओमेगा t। ये बात समझ जाओ कैसे, क्योंकि अगर साइन t का अगर हम ग्राफ प्लॉट करने जाए, साइन t का यानी कि अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते रहना, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, एंगल लिख रहे हैं साइन 0, है ना। फिर क्या लिखना है, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, फिर उसके बाद भी लिखते जाएंगे। तो जब 90 तक जाएंगे तो ग्राफ हमारा यहाँ तक जाएगा, फिर 90 से 180 तक जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, यहाँ से घटते घटते यहाँ तक आएगी, 180 से 270 जाएंगे तो वैल्यू हमारी यहाँ मिलेगी, फिर जब और आगे बढ़ेंगे तो 270 से 30 तक फिर 0 हो जाएगा। और कॉस के लिए स्टार्ट करेंगे तो कॉस यहाँ से स्टार्ट होगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कॉस का ये ग्राफ बनेगा, है ना। तो इसलिए हम कॉस और साइन क्या करते रहे हैं, बार बार बदले। ये हमारा क्या है, मेन फोकस करने वाला है, इसको जरा नोट कर दो कहीं किनारे। अब तो बात समझ में आ गई होगी कि क्यों कब कॉस और साइन लिख रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है ना। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, इसका नाम रख लेते हैं b और इसका नाम रख लेते हैं a। तो इसके अकॉर्डिंग केवल अगर हमें एम्पलीट्यूड निकालना हो, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ऑसिलेशन हो रहा था ना, तो ऑसिलेशन कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, फिर इधर कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से इधर क्या हो गया पॉजिटिव, इधर से इधर कितना हो गया नेगेटिव एम्पलीट्यूड। तो इस एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखना है तो वो किसके इक्वल होगा, यही एम्पलीट्यूड हम निकाल लें टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ऑसिलेटर का फोर्स्ड ऑसिलेशन का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, है ना। यही फोर्स ऑसिलेशन का क्या है, इक्वेशन है, अभी जस्ट आने वाला है एक और डेरिवेशन। तो एम्पलीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से जो भी हमारा फंक्शन था xt का इक्वल टू अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा t। तो अगर हम यहाँ से कॉस ओमेगा t की वैल्यू निकालें, यहाँ से कॉस ओमेगा t की वैल्यू निकालें, तो दिस क्वांटिटी अपॉन f नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा t इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस क्वांटिटी अपॉन f नॉट। तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि f नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये क्या है डिनोमिनेटर में है। तो f नॉट अपॉन हमको जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, है ना। वो एनालिसिस करने के बाद आता है ना, उसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, वो आ जाएगा m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस, है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी माइनस क्या हो जाएगा ड्राइवन फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये आएगा। अब हम क्या कर लें, ये ब्रैकेट को क्लोज कर लें अपॉन 1/2। तो ये हमारा जो टर्म है आएगा
एम्पलीट्यूड का, है ना, फोर्स ऑसिलेशन का जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो इतना आएगा एनालिसिस करने के बाद, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू, फिर से लिख लेते हैं, एफ नॉट एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस दिस, है ना, इसका स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर टोटल का 1/2। तो अब इसमें बात आती है कि ये हमारा जो है डेरिवेशन प्रूफ हो चुका, किसी फोर्स ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो हम उसको ये लिख देंगे। फिर से अगर बात आती है रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस, अब यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमें क्या करना है, बस ये बताना है कि अगर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, अगर इसके क्या हुआ, बहुत ही क्लोज हुआ या फिर बहुत ही ज़्यादा छोटा हुआ, तो ड्राइवन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, है ना, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब ड्राइवन फ्रीक्वेंसी क्या हो, स्मॉल होगा ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड मिलेगा ड्राइवन फ्रीक्वेंसी का जो हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा वो कितना मिलेगा, एफ नॉट अपॉन एम स्क्वायर रूट ओवर क्या है, सॉरी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का होल स्क्वायर का बाई 1/2, यही ना था। तो अब क्या होगा, इसका हम रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर था तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या होगा, स्क्वायर से ये सबका स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट बचेगा, है ना, ये वाला 1/2 है ना, तो ये वाला तो 0 हो गया टर्म, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो नेग्लिजिबल कर देंगे, तो ये भी स्क्वायर और ये इधर 1/2 है ना, तो दोनों का पावर स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल और केवल क्या बचेगा, m बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। ठीक है, ये कब होगा, ये कब बचेगा, जब क्या होगा, ड्राइवन फ्रीक्वेंसी बहुत ही स्मॉल हो, यानी कि हमने बहुत कम फोर्स लगाया, क्या लगाया, बहुत कम फोर्स लगाया, जिसकी वजह से वो ड्राइव हो रहा है। और नेक्स्ट जो है सेकंड कंडीशन ही बताता है रेजोनेंस की कंडीशन, यानी कि अगर ऐसा हो जाए, कुछ जादू हो जाए, कि जितना हमने फोर्स लगाया उतने ही फोर्स के कारण क्या हो, फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहे, ऑसिलेटर कहें या फिर झूला कहें, जब हमने इसको स्टार्टिंग में फोर्स लगाया तो उसी नेचर के कारण, उसी फोर्स के कारण क्या होना चाहिए, उसको ऑसिलेट करते रहना चाहिए। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स भी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा, फिर लास्ट में रुक जाएगा। तो जब रुक जाएगा तो बात खत्म हो गई। लेकिन जब हमने इसको फोर्स दिया और उसी वेलोसिटी से वो रोटेट करते रहे, यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी और कौन सी फ्रीक्वेंसी, ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइवन फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो ये टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमें क्या बचेगा, है ना, जब क्या हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइवन फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, तो एम्पलीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, बी अपॉन ओमेगा डी। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, रेजोनेंस की कंडीशन हो जाएगी कि जब दोनों फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएंगी, तो वही क्या कहलाएगा, रेजोनेंस की कंडीशन कहलाएगी। वही रेजोनेंस होता है, यानी कि जितना हम फोर्स लगा दें उतने पे क्या हो, ऐसा झूलता रहे। कहीं ऐसा देखा है, कोई ऐसा टॉय आता है ना, शायद कि उसको एक बार अगर हमने क्या कर दिया, एक बार हमने उसको क्या कर दिया, फोर्स लगा दिया, तो लगातार ऐसे ही ऑसिलेट करता रहता है। उस कंडीशन में क्या होता है, वो रेजोनेंस के कारण होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के कारण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। आई बात समझ में, तो ये होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वेव। ठीक है।